स्टार ट्रेक पिकार्ड सीजन 1 एपिसोड 2। इससे पहले के एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले उन्हें जाकर देखिए। एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं कि 14 साल पहले 5 अप्रैल 2385 को मार्स पर हैप्पी फर्स्ट कॉन्टेक्ट डे की 322वीं एनिवर्सरी मनाई जा रही थी कि तभी मार्स के यूटोपिया प्लेनेटिया शिपयार्ड के ट्राइहा स्टेशन में एक सिंथेटिक एंड्रॉइड लेबर F8 ने सिस्टम को हैक करके सभी एंड्रॉइड से बगावत करवा दी थी, डिफ्लेक्टर शील्ड्स को गिरा दिया था और अपने स्टेशन के सभी ह्यूमंस को मारने के बाद खुद भी सुसाइड कर लेता है। इस हमले में 92,143 लोग मारे जाते हैं और ये हमला F8 को हैक करके तालशियार ने करवाया था। तालशियार रोमुलेंस की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि 5 अप्रैल एज अ हैप्पी फर्स्ट कॉन्टेक्ट डे स्टार ट्रेक यूनिवर्स में इसलिए मनाया जाता है और इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है क्योंकि जब ह्यूमन साइंटिस्ट डॉक्टर जेफरी कोचरेन ने सबसे पहले रैप ड्राइव टेक्नोलॉजी पर चलने वाला स्पेसशिप द फ्यूनिक्स बनाया और फिर उसके बाद जब फ्यूनिक्स का फर्स्ट मिशन कंप्लीट हुआ तो फिर उसके बाद ही सबसे पहले वल्कन सिविलाइजेशन ने 5 अप्रैल 2063 को ह्यूमंस और वल्कन्स के बीच फर्स्ट कॉन्टेक्ट स्टेबलाइज किया था और इसी वजह से 5 अप्रैल को हैप्पी फर्स्ट कॉन्टेक्ट डे के तौर पे मनाया जाता है। बैक टू द स्टोरी। इसके बाद हम प्रेजेंट में साल 23900 में देखते हैं कि पिकार्ड लैरिस का पति जबान उन सीसीटीवी क्लिप्स को देख रहे होते हैं जिनमें डाजाशा के ब्लास्ट होने वाला मोमेंट रिकॉर्ड हुआ था, लेकिन किसी भी क्लिप में ना तो डाजाशा और ना ही डाजाशा को मारने वाले वो एजेंट दिखाई दे रहे थे और इनफैक्ट डाजाशा और उन एजेंट्स की मौजूदगी का कोई भी एलिमेंट तक वहां पर नहीं मौजूद था, यानी कि डाजाशा और एजेंट्स की मौजूदगी का हर एक पार्टिकल तक मिटा दिया गया था। अब सीसीटीवी फुटेजेस को देखने के बाद पिकार्ड और जबान को लग रहा था कि डाजाशा को मारने के पीछे तालशियार का हाथ है, लेकिन लैरिस उन दोनों की बात से सहमत नहीं थी और फिर उसके बाद लैरिस उनसे बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि ये तालशियार का काम है क्योंकि तालशियार फेडरेशन की टेरिटरी में आकर अपने मिशंस को ओपनली अंजाम नहीं देगी। मुझे लगता है कि ये काम जाटवाश का है। अब जाटवाश का नाम सुनते ही जबान लैरिस को बोलता है कि तुम फिर से शुरू हो गई, जाटवाश सिर्फ एक कहानी है, कोई हकीकत नहीं। पिकार्ड उन दोनों की बात सुनकर उन दोनों से बोलता है कि क्या मुझे बताओगे कि ये जाटवाश क्या चीज है। पिकार्ड का सवाल सुनकर जबान बोलता है कि जो भी तालशियार के अंदर नया ज्वाइन करता है उस आदमी को डराने के लिए तालशियार ने जाटवाश नाम की एक कहानी क्रिएट कर रखी है। अब लैरिस जबान की बात सुनकर पिकार्ड और जबान को बताती है कि जाटवाश कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। जाटवाश तालशियार से भी पुराना रोमुलेन सीक्रेट ग्रुप है और जाटवाश ने खुद को पूरी तरीके से सीक्रेट रखने के लिए ही तालशियार नाम की ऑफिशियल रोमुलेन सीक्रेट एजेंसी की शुरुआत करी थी। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा इसलिए करा था ताकि किसी को भी जाटवाश के बारे में कभी भी कोई भी जानकारी ना मिल पाए। जाटवाश इतना ज्यादा सीक्रेट है कि रोमुलेंस लोग खुद जाटवाश को सिर्फ एक कहानी मानते हैं, बट मैं और मेरे जैसे कुछ और लोग ये बात मानते हैं कि जाटवाश एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। क्योंकि रोमुलेंस के केस में सब कुछ सीक्रेट है तो फिर रोमुलेंस को तालशियार नाम की एक सीक्रेट एजेंसी बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। वो इन्होंने सिर्फ नकाब के तौर पर बनाई है। असल में जाटवाश ही है जो पीछे से रहकर अपने मकसदों को अंजाम देता है। जाटवाश किसी भी संधि या फिर किसी भी नियम को कहीं भी कभी भी नहीं मानते और इनफैक्ट दाश को मानने वाले लोगों ने जिस तरीके से सबूत मिटाए हैं वैसा काम सिर्फ जाटवाश कर सकता है, क्योंकि जाटवाश सबूतों को इस तरीके से मिटाते हैं कि मानो जो ऑपरेशन जो मिशन उन्होंने कंप्लीट करा है वो मिशन कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। यानी कि ठीक वैसे ही जैसे भूत होते हैं जो सिर्फ कहानियों में तो होते हैं लेकिन हकीकत में उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक उसी तरीके से। और इनफैक्ट जाटवाश वर्ड को रोमुलेन सिविलाइजेशन में मरे हुए लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहा जाता है कि जाटवाश के मेंबर मर जाएंगे पर जाटवाश का राज कभी किसी के सामने नहीं खुलने देंगे। जाटवाश का अल्टीमेट मिशन हर तरीके की आर्टिफिशियल लाइफ यानी कि AI, एंड्रॉइड और साइबॉर्ग को खत्म करना है और क्योंकि डाजाशा भी एक एडवांस और नेक्स्ट जनरेशन की एंड्रॉइड थी तो हो सकता है कि जाटवाश को डाजाशा के बारे में पता चल गया हो और उन्होंने डाजाशा को मार दिया हो। आपने कभी नोटिस किया है कि रोमुलेन सिविलाइजेशन में AIs, एंड्रॉइड्स और साइबॉर्ग्स नहीं होते। रोमुलेंस को साइबरनेटिक्स नहीं पढ़ाया जाता। हमारे यहाँ मशीन्स और कंप्यूटर्स न्यूमेरिकल फंक्शंस पर ही चलते हैं, ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। यानी कि रोमुलेंस कितने भी टेक्नोलॉजी में एडवांस क्यों ना हो जाए वो कभी भी ऑटोमेशन पर अपने आप को शिफ्ट नहीं करते और ना ही जाटवाश करता है। और जाटवाश ही हैं जो रोमुलेन एम्पायर को पीछे से छुपकर कंट्रोल करते हैं और अब जब रोमुलेन गवर्नमेंट बन चुकी है तब भी जाटवाश ही है जो रोमुलेन गवर्नमेंट को भी पीछे से कंट्रोल करता है। यानी कि रोमुलेन सिविलाइजेशन के अंदर सिर्फ चेहरा बदला है लेकिन रूलर वही है। अब इतना बताने के बाद पिकार्ड और लैरिस डाजाशा के अपार्टमेंट में जाते हैं जहां लैरिस रोमुलेंस फॉरेंसिक मॉलिक्यूलर रिकंस्ट्रक्शन डिवाइस की मदद से पास्ट के इवेंट्स को होलोग्राम फॉर्म में रिक्रिएट करने की कोशिश करती है और देखने की कोशिश करती है कि आखिर डाजाशा के साथ हुआ क्या था। अब जब इवेंट्स को रिक्रिएट किया जाता है तो डाजाशा पर हमला करने वाले एजेंट जब डाजाशा के अपार्टमेंट में आने वाले होते हैं तो ठीक उससे 1 सेकंड पहले से ही होलोग्राम प्रोजेक्शन ग्लिच करके बंद हो जाता है और उन एजेंट्स के मिशन के सभी पास्ट पार्टिकल और एलिमेंट्स मिट गए होते हैं। यानी कि जब तक उन एजेंट्स का मिशन उस अपार्टमेंट में चालू रहा था तब तक वहाँ क्या क्या हुआ ये बात कभी भी किसी को नहीं पता चल पाएगी, क्योंकि उन एजेंट्स के साथियों ने डाजाशा के अपार्टमेंट को एंटी लैप्टॉन से भर दिया था
एंटी लेप्टॉन एंटीमेटर जैसा ही एक मैटर होता है जो स्टार ट्रेक यूनिवर्स में पाया जाता है। अब उन एजेंट्स ने पास्ट की इन्फॉर्मेशन को मिटा दिया था, लेकिन वो डाजाशा के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से डिलीट नहीं कर पाए थे। और इसी वजह से जब पिकार्ड और लेरिस डाजाशा के कॉलिंग डिवाइस को चेक करते हैं तो लेरिस को डाजाशा के कॉलिंग डिवाइस के टैग में सोजी आशा की इनकमिंग कॉल की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। अब इन्फॉर्मेशन मिलने पर पता चलता है कि डाजाशा और सोजी आशा के बीच जो कॉल्स हो रही थी वो कॉल्स सब स्पेस रिले नेटवर्क से हो रही थी, और ये नेटवर्क तब इस्तेमाल होता है जब किसी को लॉन्ग रेंज में डेटा ट्रांसफर करना होता है या फिर कॉलिंग करनी होती है। अब यहाँ पर लेरिस पिकार्ड को क्लियर करते हुए बताती है कि डाजाशा की बहन जहाँ भी है वो कम से कम इस धरती पर नहीं है, क्योंकि ये नेटवर्क इंटरप्लेनेटरी या फिर इंटरगैलेक्टिक कॉलिंग के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। अब ये सारी बात जानने के बाद पिकार्ड को क्लियर हो चुका था कि उसे सोजी को बचाने के लिए एक स्पेसशिप चाहिए और साथ ही एक क्रू की भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो हर मुसीबत से लड़ सके। हालांकि पिकार्ड को अभी भी ये बात नहीं पता था कि वो सोजी आशा को कहाँ ढूंढेगा, बट अब उसे ये बात पता चल गई थी कि उसे शुरुआत धरती के बाहर से करनी है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि पिकार्ड अपने मिशन पर जाने के लिए स्टार फ्लीट ज्वाइन करने का फैसला करता है और इसीलिए वो अपने स्टार फ्लीट के पुराने दोस्त डॉक्टर बेनायुम से अपना बॉडी चेकअप करवाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि बेनायुम पिकार्ड को उसकी रिपोर्ट बताने के लिए उसके घर आ जाता है और फिर यहाँ पर बेनायुम पिकार्ड को बताता है कि वो स्पेस में फ्लाई करने के लिए फिट नहीं है, सब कुछ स्टार फ्लीट के डिमांडिंग लेवल में सबसे मिनिमम लेवल पर है और साथ ही पिकार्ड के पैराइटल लोब में भी दिक्कत चल रही है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पैराइटल लोब ब्रेन का एक हिस्सा होता है जो टच, पेन, टेम्परेचर, सेंसेस को कंट्रोल करता है और लोगों को सेंस करवाने में मदद करता है। अब जैसे ही पिकार्ड को ये पता चलता है कि वो फिट नहीं है तो वैसे ही वो बेनायुम से बोलता है कि तो मेरे लिए एक नकली रिपोर्ट बना दो क्योंकि मेरा इस मिशन पर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पहले तो बेनायुम मना करता है, लेकिन फिर पिकार्ड के बहुत कहने पर बेनायुम मान जाता है और उसकी नकली रिपोर्ट बना देता है। अब रिपोर्ट के बनने के बाद पिकार्ड स्टार फ्लीट के हेडक्वार्टर में इस होप से जाता है कि शायद स्टार फ्लीट वाले उसे उसके पुराने महान कामों की वजह से उसकी रिक्वेस्ट पर उसका सम्मान करते हुए उसे वापस स्टार फ्लीट ज्वाइन करवा लेंगे और उसके मिशन के लिए उसे शिप और क्रू दे देंगे। लेकिन जब पिकार्ड स्टार फ्लीट की सीएनसी क्रिस्टीन क्लेंसी से मिलता है और उसे बताता है कि शायद डॉक्टर ब्रूस मैडॉक्स अभी भी जिंदा है और वो अभी भी सिंथेटिक एंड्रॉइड्स पर काम कर रहा है और मैं तुमसे ये चाहता हूँ कि तुम मुझे फिर से स्टार फ्लीट ज्वाइन करने की परमिशन दे दो और एक स्पेसशिप के साथ छोटा सा क्रू दे दो ताकि मैं डॉक्टर ब्रूस मैडॉक्स को ढूंढ सकूं, क्योंकि ब्रूस मैडॉक्स जिन सिंथेटिक्स को अभी बना रहा है वो सिंथेटिक डेटा के अंश से बन रहे हैं और क्योंकि डेटा ना सिर्फ मेरा अच्छा दोस्त था बल्कि स्टार फ्लीट का एक अच्छा ऑफिसर भी था, तो इसलिए उसके अंशों को बचाए रखना हमारा काम है। अब क्रिस्टीन पिकार्ड की बातों को सुनकर उस पर गुस्सा करते हुए बोलती है कि पिकार्ड तुम्हें क्या लगता है तुम स्टार फ्लीट के बारे में मीडिया के अंदर उल्टा सीधा बोलोगे, हमारे बारे में दुनिया भर के अंदर बकवास करोगे और फिर उसके बाद ये सोचोगे कि हम तुम्हारी मदद करें? तुम्हें सही में लगता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे और मैं तुम्हारे साथ अपने सोल्जर्स और एक शिप को भेजूंगी? अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तुम्हारी रिक्वेस्ट को नामंजूर करा जाता है। घर जाओ और अपने फार्म को संभालो क्योंकि तुम सिर्फ वही करने लायक हो और कुछ भी नहीं। अब स्टार फ्लीट से बात न बनने के बाद एक तरफ तो पिकार्ड अपनी पुरानी साथी रफेला मुजिकर यानी कि रफी से मदद मांगने के लिए उसके पास जाता है। हालांकि रफी पिकार्ड से नफरत करती थी क्योंकि जब रोमिलेंस को सुपरनोवा से बचाने की वजह से न सिर्फ पिकार्ड की जॉब गई थी बल्कि रफी की भी जॉब चली गई थी। तो फिर उसके बाद क्योंकि पिकार्ड की फैमिली तो बहुत ज्यादा अमीर थी तो इस वजह से वो अपनी शानदार लाइफ बिता रहा था, मगर वहीं रफी कैसे कैसे अपना गुजारा कर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। और न सिर्फ रफी को इस बात का गुस्सा था कि पिकार्ड की वजह से उसकी जॉब चली गई थी बल्कि उसे इस बात का भी गुस्सा था कि जॉब जाने के 14 सालों के अंदर पिकार्ड ने एक बार भी रफी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी। और क्योंकि पिकार्ड और रफी न सिर्फ एक साथ जॉब करते थे बल्कि अच्छे दोस्त भी थे तो इस वजह से रफी और भी ज्यादा गुस्सा थी। और पिकार्ड भी ये बात जानता था कि उसकी ये बहुत बड़ी गलती थी कि इन 14 सालों में उसने एक बार भी रफी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करी थी। और अब क्योंकि रफी पिकार्ड से नाराज थी तो इसीलिए रफी पिकार्ड की तरफ गन पॉइंट करते हुए उसे वापस जाने के लिए बोल देती है। और अब रफी को नाराज होता देख पिकार्ड पीछे मुड़ जाता है और धीरे धीरे चलते हुए रफी को यह बताता है कि सीक्रेट रोमिलेंस किलर धरती पर लोगों को मार रहे हैं। अब एक तरफ तो रफी पिकार्ड की बात सुनती है, वहीं दूसरी तरफ उसकी नजर पिकार्ड के फार्म में बनी लिमिटेड एडिशन वाली वाइन 86 पर पड़ती है। और अब पिकार्ड की बात सुनकर और वाइन 86 को देखने के बाद रफी पिकार्ड से बात करने के लिए मान जाती है। और अब हम देखते हैं कि एक तरफ तो पिकार्ड अपने मिशन के लिए आगे बढ़ चुका था, वहीं दूसरी तरफ सीएनसी क्रिस्टीन कोमोडोर ओ को कांटेक्ट करते हुए उसे बताती है कि पिकार्ड उससे मिलने आया था और उसने मुझे बताया है कि अर्थ पर तालशियार लोगों को मार रहा है। अब इतना बोलने के बाद सीएनसी क्रिस्टीन कोमोडोर ओ को ऑर्डर देते हुए बोलती है कि अगर तालशियार या फिर कोई भी रोमिलन धरती पर ऐसा कुछ भी कर रहा है तो उसे जल्दी से जल्दी रोको और उसे खत्म कर दो। अब इतना ऑर्डर देने के बाद सीएनसी क्रिस्टीन कॉल कट कर देती है और अब कॉल कटते ही कोमोडोर ओ जो कि डायरेक्टर थी स्टार फ्लीट सिक्योरिटी की, वो अपनी जूनियर लेफ्टिनेंट रीजो को अपने पास बुलाकर डाजाशा की मौत के क्लिप को दिखाती है। और अब उन क्लिप को दिखाने के बाद कोमोडोर ओ रीजो
को एक क्लिप के अंदर के एक सीन को दिखाती है जिसमें रोमुलेंस के गन की शैडो दिखाई दे रही थी और अब उस शैडो को दिखाने के बाद कॉमोडोर और रीजो से बोलती है कि सिर्फ ये इकलौती शैडो हमारे पूरे के पूरे मिशन को बर्बाद कर सकती है, तुम अपने काम पर ध्यान नहीं दे रही हो। पिकार्ड सीएनसी से मिलने आया था, उसने सीएनसी को बताया है कि रोमुलेंस अर्थ पर सीक्रेटली इनलीगल मिशन चला रहे हैं। उसने सीएनसी को ब्रूस मैडॉक्स के जिंदा होने वाली बात भी बताई है और तुम्हारे लोग डाजाशा से इन्फॉर्मेशन लेने में भी नाकामयाब हो गए और इनफैक्ट डाजाशा से इन्फॉर्मेशन लेने से पहले ही उन्होंने डाजाशा को मार दिया। तुम्हारे लोगों की सिर्फ ये एक गलती हमारे सीक्रेट मिशन को पूरी तरीके से बर्बाद कर सकती है और हमारी अंडरकवर आइडेंटिटी को कभी भी खोल सकती है, तो इसीलिए ध्यान से काम करो और पिकार्ड का क्या करना है वो मैं देख लूंगी। तुम सिर्फ अपने मिशन पर ध्यान दो और ऐसी गलती फिर से न हो पाए, क्योंकि अगर मिशन फेल हुआ तो तुम और तुम्हारे लोग मारे जाएंगे। और अब हमें यहाँ पर इन दोनों की बातों से ये बात समझ आ जाती है कि कॉमोडोर ओ और लेफ्टिनेंट रीजो ही वो लोग हैं जो आशा सिस्टर्स के पीछे पड़े हुए हैं और ये लोग स्टार फ्लीट में अंडरकवर होकर तालशियार या फिर जाटवाश के लिए काम कर रहे हैं। अब एक तरफ तो अर्थ पर ये सब चल रहा था, वहीं दूसरी तरफ रोमुलेंस फ्री स्टेट ओन्ड बॉर्ग आर्टिफैक्ट में नेरिक और सोजी के बीच रोमांटिक रिलेशनशिप बिल्ड हो चुका था और साथ ही सोजी बॉर्ग आर्टिफैक्ट में एक्सपीस पर रिसर्च भी कर रही थी। और ड्यूरिंग रिसर्च हमें ये बात समझ आती है कि सोजी आशा बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड है, क्योंकि जब भी किसी एक्सबी को बेहोश करके बंद किया जा रहा था तो हम देख पाते हैं कि सोजी आशा किसी भी एक्सबी के बेहोश होने से पहले उसकी ही लैंग्वेज में उसे ये बोलती थी कि यू आर फ्री नाउ माय फ्रेंड। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि बॉर्ग कलेक्टिव एक तरीके से बॉर्ग एम्पायर में हेडक्वार्टर या फिर कंट्रोल सेंटर के तौर पे काम करता है। जैसे इंडिया के अंदर दिल्ली है, यूएस के अंदर वॉशिंगटन डीसी है और इंसानों के अंदर इंसानों का ब्रेन। इन शॉर्ट बॉर्ग कलेक्टिव किंग है और बॉर्ग क्यूब सेना। बॉर्ग क्यूब बॉर्ग एम्पायर के अलग अलग वर्किंग और एक्टिव क्यूब्स को बोलते हैं और जब कोई बॉर्ग क्यूब किसी कारण से वर्किंग नहीं रहता या फिर किसी बॉर्ग क्यूब में कोई दिक्कत आ जाती है और वो दिक्कत ऐसी होती है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता, तो तब बॉर्ग कलेक्टिव उस बॉर्ग क्यूब से अपना लिंक कट कर लेता है और उसे पावरलेस, बेजान और अकेला छोड़ देता है और इन्हीं पावरलेस बॉर्ग क्यूब को बॉर्ग आर्टिफैक्ट कहा जाता है। बॉर्ग कलेक्टिव के लिए बॉर्ग आर्टिफैक्ट एक तरीके से शमशान घाट है, बिल्कुल यूजलेस, जिसका बॉर्ग कलेक्टिव से कोई लेना देना नहीं होता। और इसी तरीके के एक बेजान बॉर्ग आर्टिफैक्ट को अब रोमुलन फ्री स्टेट ओन करता था, यानी रोमुलन गवर्नमेंट ओन करती थी, जिसके अंदर सोजी आशा अभी भी काम कर रही थी और यहाँ पर रोमुलेंस एक्सबीस पर रिसर्च किया करते थे। एक्सबीस बॉर्ग कलेक्टिव के पुराने मेंबर्स को कहा जाता है, ऐसे मेंबर्स जो या तो मारे गए हैं या फिर बॉर्ग कलेक्टिव से किसी तरीके से उनका लिंक कट हो चुका है। बैक टू द स्टोरी हम देखते हैं कि नेरिक हर जगह सोजी आशा पर नजर रख रहा है, वो उसे हर टाइम हर समय फॉलो कर रहा है। और अब हम देखते हैं कि जब नेरिक अपने रूम के अंदर कुछ काम कर रहा होता है तो वहाँ पर रीजो का होलोग्राम आ जाता है और अब हमें रीजो और नेरिक की बातों से पता चलता है कि नेरिक और रीजो एक दूसरे के भाई बहन हैं और रीजो बड़ी बहन है और नेरिक छोटा भाई है। और रीजो का जो सीक्रेट मिशन था वो यही था कि नेरिक सोजी को किसी तरीके से अपने प्यार के जाल में फंसा लेगा और फिर जैसे ही वो उसके प्यार के जाल में फंस जाएगी वैसे ही नेरिक सोजी से ब्रूस मैडॉक्स के बनाए गए बाकी एंड्रॉइड्स की लोकेशन की इंफॉर्मेशन भी पता कर लेगा, ताकि फिर तालशियार और जाटवास ब्रूस मैडॉक्स को मार सकें और साथ ही सोजी आशा जैसे बाकी एंड्रॉइड्स को भी खत्म कर सकें। और अब हम यहाँ पर देखते हैं कि रीजो नेरिक से बात करते हुए उसे ये वार्निंग देकर चली जाती है कि अगर तुमने मिशन को कंप्लीट नहीं किया तो कॉमोडोर ओ हम दोनों को मार देगी, तो जल्दी से जल्दी इस मिशन को कंप्लीट करो। और अब इतना बोलने के बाद रीजो वहां से चली जाती है और यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो क्या होगा सोजी आशा का? क्या नेरिक अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा और क्या कॉमोडोर ओ का राज कभी खुल पाएगा? और आखिर में सिर्फ एक ही सवाल, क्या पिकार्ड अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए वी एक्सप्लेनेशन मूवी इन हिंदी।